हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि स्टॉक्स में निवेश करना सही है या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, तो आपका उत्तर क्या होगा? और इन दोनों में से किसमें अधिक रिटर्न्स मिलेंगे, तो फिर इसमें आपका उत्तर क्या होगा? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि स्टॉक्स में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न्स मिलते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स यानी कि स्टॉक से अधिक रिटर्न्स मिलते हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड में अधिक रिटर्न्स मिलते हैं या फिर स्टॉक्स में अधिक रिटर्न्स मिलते हैं? तो अगर मैं स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड करूं तो इन दोनों में से विजेता कौन बनेगा? बिल्कुल इसी चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से आप पक्का कुछ ऐसी नई चीज सीख करके जाने वाले हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत ही वैल्यू ऐड करेगी, और साथ ही में वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज को बूस्ट करेगी। तो फिर आइए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो आइए अब हम इस बारे में एकदम पूरे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक्स अच्छे होते हैं या म्यूचुअल फंड्स अच्छा होता है। स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, इन दोनों में कौन जीतेगा? आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कौन विजेता होगा, इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेंगे, है ना। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है मोंटी और दूसरे का नाम है सनी, है ना। तो मोंटी ने 10 म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है मोंटी ने, यानी कि मोंटी ने टोटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। 1 लाख रुपए हर एक म्यूचुअल फंड में, जिससे कि मोंटी ने टोटल 10 म्यूचुअल फंड में निवेश किया है ना। और इन 10 म्यूचुअल फंड की जो 20 साल की पर ईयर की जो CAGR रिटर्न है, मैंने यहाँ पर लिख करके रखी है ना। मोंटी को पहले 5 म्यूचुअल फंड से जिसमें मोंटी ने निवेश किया है, 20 सालों में जो पर ईयर की CAGR रिटर्न बन रही है, पहले 5 म्यूचुअल फंड की वो बन रही है 13% की, जबकि आगे के 2 म्यूचुअल फंड की जो पर ईयर की रिटर्न बन रही है 20 सालों में, वो बन रही है 14% की। और बाकी की जो 3 म्यूचुअल फंड है मोंटी की, तो इसमें 20 सालों में जो पर ईयर की CAGR रिटर्न है वो बनी है 17%, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इन 10 म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न को प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस किया है 13 + 13 + 13 + 13 + 13, पहला 5 म्यूचुअल फंड, फिर आगे का 2 म्यूचुअल फंड 14% की रिटर्न 20 सालों में पर ईयर की CAGR, ठीक है ना। फिर बाकी के 3 म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न 20 सालों में पर ईयर की CAGR, ठीक है ना। तो फिर इन 10 म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स को एवरेज करने के लिए हम इन्हें 10 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि आएगा 14.4%। अब इसका मतलब यह है कि इन 10 म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिला 20 सालों में मोंटी को, उसका एवरेज आ रहा है पर ईयर का 20 सालों में वो 14.4% है, ठीक है ना। अब आइए सनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सनी ने भी टोटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ना। और सनी ने भी 10 स्टॉक्स में निवेश किया है, यानी कि हर एक स्टॉक में 1 लाख रुपए। और सनी ने टोटल 10 लाख रुपए निवेश की है, यानी कि सनी ने 10 स्टॉक में निवेश किया है, जिसमें हर स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है सनी की वो 1 लाख रुपए की है ना। तो 10 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पर सन्नी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बनेगी 20 सालों में इन 10 स्टॉक से? आगे हम बात करेंगे, आप बस बने रहिए, है ना। फिलहाल हम बात कर लेते हैं रिटर्न की। तो यहाँ पर ध्यान से इस बात को समझिए, इसी चीज को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहले 3 स्टॉक से सन्नी को मिले हैं नेगेटिव रिटर्न, है ना। यानी कि सन्नी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 सालों में पहले 3 स्टॉक से बहुत ही कम हुई है ना। उससे तो नेगेटिव रिटर्न मिल गई है ना। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न को नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न को 0% रिटर्न मान लिया है कि सन्नी को पहले 3 स्टॉक से 0% की रिटर्न मिली है ना। फिर आगे के और 2 स्टॉक से सन्नी को मिला है मात्र 2% का रिटर्न। मतलब कितनी कम रिटर्न मिल रही है ना, स्टॉक्स में सही होता है अक्सर, ठीक है। तो सन्नी को पहले 3 स्टॉक्स में मिला 0% का रिटर्न, आगे के 2 स्टॉक्स में मिली 2% का रिटर्न, लेकिन फिर आगे के 3 स्टॉक्स में सन्नी को मिलती है 18% का रिटर्न, है ना। और इस बात का ध्यान रहे, मैं जो ये रिटर्न आपको बता रहा हूं ना, ये 20 सालों का पर ईयर की CAGR रिटर्न है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब तो 3 स्टॉक से मिलती है 18% की रिटर्न 20 सालों में पर ईयर की CAGR, और फिर 90 स्टॉक से मिलती है 26% का रिटर्न 20 सालों में पर ईयर की CAGR, और फिर आखिरी के स्टॉक से सनी को मिलती है 30% की रिटर्न 20 सालों में पर ईयर की CAGR, ठीक है ना। तो अगर मैं सन्नी की इन 10 स्टॉक्स की टोटल रिटर्न को प्लस करूंगा
और फिर उसे 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सन्नी के स्टॉक्स की जो एवरेज रिटर्न है 20 सालों में वो मिल जाएगी। इन 10 स्टॉक्स की जो टोटल एवरेज रिटर्न है 20 सालों की वो हमें मिल जाएगी। तो अगर ये कैलकुलेट किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने 10 स्टॉक्स की रिटर्न को प्लस करके उसे 10 से डिवाइड किया है, जिससे कि मुझे एवरेज रिटर्न मिल जाएगा इन 10 स्टॉक्स से, है ना। तो वो मिल रहा है 11.4% का रिटर्न। तो यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न अधिक हो रहा है, जबकि स्टॉक्स का रिटर्न 20 सालों में कम हो रहा है ना। इसका मतलब म्यूचुअल फंड जीत गई और स्टॉक्स हार गई। क्या ये सही कैलकुलेशन है? देखने में तो आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही लगेगी, लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बात बोलूंगा कि ये सही कैलकुलेशन नहीं है। स्टॉक्स की रिटर्न और म्यूचुअल फंड की रिटर्न को कैलकुलेट करने का ये सही तरीका नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इनके रिटर्न से मिलने वाले इन्वेस्टमेंट वैल्यू को जब आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स इन दोनों में कंपेयर करेंगे ना, तो आपको एक ऐसी चीज के बारे में पता चलेगा जिससे कि आप पक्का हैरान हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको इसी चीज को एकदम डिटेल में अच्छे से समझा देता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम मोंटी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोंटी ने टोटल 10 म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, हर एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए, जिससे कि जो मोंटी की टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो गई 10 लाख रुपए की। हाँ, तो मोंटी को पहले 5 म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है 20 सालों में पर ईयर का जो CAGR है वो 13% मिलता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मोंटी की इन्वेस्टमेंट पर ईयर 13% के रेट से ग्रो करती है 20 सालों तक इन 5 म्यूचुअल फंड में, है ना। और इनके टोटल आप ये नीचे देख सकते हैं ना। तो लगभग इस 5 म्यूचुअल फंड में 20 सालों में मोंटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से ग्रो होकर हो गई है 11,52,309 रुपये। फिर बाकी के 2 म्यूचुअल फंड ने इन 20 सालों में पर ईयर 14% का इंटरेस्ट दिया है। यानी कि मोंटी की जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, इन 2 म्यूचुअल फंड में 20 सालों में पर ईयर 14% की CAGR रेट से ग्रो की है, जिससे कि मोंटी की इन 2 म्यूचुअल फंड में 20 सालों में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है वो हो रही है 1 लाख से 13,74,349 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। फिर बाकी के 3 म्यूचुअल फंड ने, है ना, लास्ट के 3 म्यूचुअल फंड ने दिए हैं 17% का रिटर्न। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरे 20 सालों में पर ईयर 17% के रेट से ग्रो की है मोंटी की 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, जो कि हो गई है लगभग 23,10,560 रुपये, है ना, इन 3 म्यूचुअल फंड में। तो आप देख सकते हैं पहले 5 म्यूचुअल फंड में मोंटी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी हुई 1 लाख से, फिर दूसरे 2 म्यूचुअल फंड में मोंटी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख से इतनी हो गई, फिर तीसरे यानी कि फिर बाकी के 3 म्यूचुअल फंड में जो मोंटी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 1 लाख से इतनी हो गई, है ना। तो अगर मैं इनका टोटल कर दूं, है ना, तो टोटल 10 लाख रुपए निवेश करके 10 म्यूचुअल फंड में, यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए, ऐसे करके अगर मैं मोंटी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालूं इन 10 म्यूचुअल फंड से, जिसमें हर एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए निवेश की गई है, तो 20 साल के बाद जो मोंटी की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है वो हो रही है इतनी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1,54,41,922 रुपए, यानी कि 1,54,41,922 रुपीज़। 10 लाख 20 साल में ग्रो हो गई इतने रुपए की, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की। अब आइए हम सन्नी के भी 10 स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो सन्नी ने भी 10 स्टॉक में निवेश किया था, ठीक है ना। अब हम 20 साल के बाद इसकी क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है हम वो देखेंगे, ठीक है ना। तो 20 साल के बाद सन्नी को 3 स्टॉक से मिले हैं 0% का रिटर्न, यानी कि सन्नी को इन 3 स्टॉक में नेगेटिव में रिटर्न मिल गया, यानी कि 0% का रिटर्न मिल गया मान के चलिए। तो सन्नी ने जो 1 लाख रुपए इन 3 स्टॉक्स में दिए थे, है ना, मात्र 317 रुपए की वैल्यू पर रह गई है। तो समझिए कि कितना गजब की नेगेटिव रिटर्न मिली है सन्नी को इन 3 स्टॉक्स से, ठीक है ना। फिर आगे के 2 स्टॉक्स में सन्नी को मिला है मात्र 2% का रिटर्न, मतलब इतना कम रिटर्न, आप समझिए बहुत ही कम रिटर्न, है ना। यानी कि 20 साल के बाद सन्नी की जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी इन 2 स्टॉक्स में वो ग्रो हुई है मात्र 1,48,595 रुपये, जो कि बहुत ही कम ग्रो हुई है ना। अब बाकी के 3 स्टॉक्स में, है ना, स्टॉक 6, स्टॉक 7 और स्टॉक 8 ने सन्नी को लगभग अच्छे % का रिटर्न दिया है, जो कि है 18% का। और इसके कारण
20 साल के बाद इन तीनों स्टॉक्स में जो सन्नी ने 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए निवेश किए थे, तो 20 सालों में पर ईयर 18% के रेट के हिसाब से सन्नी की इन तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है लगभग 27,39,303 रुपए, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, ठीक है ना। अब बाकी के दो स्टॉक्स ने यानी कि स्टॉक 9 और स्टॉक 10 ने सारा गेम ही पलट दिया है ना। यहाँ पर सन्नी को मिल गई है 26% की सालाना रिटर्न, यानी कि इन 20 सालों में जो सन्नी की इन्वेस्टमेंट है इन दो स्टॉक्स में 1-1 लाख रुपए की, वो पर ईयर 26% के रेट से ग्रो हुई है, जो कि 20 सालों में ग्रो होकर हो गई है 1,01,72,107 रुपए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि स्टॉक 10 ने तो 30% का रिटर्न दे दिया है, यानी कि इन 20 सालों में जो सन्नी की 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक 10 में, वो पर ईयर 30% के रेट से ग्रो हुई है, जो कि 20 सालों में ग्रो होकर टोटल हो गई है 1,90,04,964 रुपए। तो अगर मैं सन्नी ने जितना भी निवेश किया है 10 लाख रुपए स्टॉक्स में, है ना, यानी कि हर एक स्टॉक में 1 लाख रुपए, अगर मैं सन्नी की इन 10 स्टॉक्स की जो रिटर्न मिली है अगर मैं इसकी टोटल कर दूं, तो सन्नी की जो स्टॉक्स की टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न है, यानी कि जो टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है सन्नी की, वो हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं 3,76,93,122 रुपए। तो आपने देखा कि कैसे गेम पलट गई यहाँ पे। तो ये होती है रिटर्न कैलकुलेट करने का बिल्कुल सही तरीका। अब ये तो हमने देखा मोंटी की सन्नी की इन्वेस्टमेंट की 20 साल की रिटर्न। अब हम देखने वाले हैं इनके इन्वेस्टमेंट की 30 साल के रिटर्न। इनके इन्वेस्टमेंट की 30 साल की रिटर्न को देखकर पक्का आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मोंटी की जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो टोटल 10 म्यूचुअल फंड में मोंटी की इन्वेस्टमेंट है, हर एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की, उसकी जो 30 साल में टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न यानी कि टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है, वो बन रही है 6,30,67,376 रुपीज़, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। यानी कि 10 म्यूचुअल फंड में हर एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए, तो टोटल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में 30 साल में ग्रो हो जाती है 6,30,67,376 रुपए, जो कि काफ़ी कमाल की बात है ना। अब अगर मैं आपको सन्नी की जो स्टॉक की रिटर्न है इन 30 सालों में, अगर आप वो देखेंगे ना, तो पक्का आप हैरान होने वाले हैं। आइए मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे सन्नी की स्टॉक की रिटर्न देख सकते हैं 30 सालों में। जो सन्नी की स्टॉक की रिटर्न 20 सालों में मात्र 3,76,93,122 रुपए हो रही थी, वही 30 सालों में रिटर्न ग्रो हो चुकी है 40,79,65,703 रुपीज़ पर। अगर मैं मोंटी के बारे में बात करूं, तो मोंटी ने जो 1-1 लाख रुपए करके 10 म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो 30 साल के बाद मोंटी की जो टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी, अगर मैं उसकी पर ईयर की एवरेज सीधा निकालूं 30 सालों की, तो वो होगी 14.8%। जबकि सन्नी ने जो 1-1 लाख रुपए करके इन 10 स्टॉक्स में निवेश किया है, तो 30 साल के बाद जो इसकी टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी, तो अगर मैं उसकी इन 30 सालों में पर ईयर की एवरेज सीधा निकालूंगा, तो वो निकलेगी 22.19%। तो ये है कंपाउंडिंग की रियल पावर, जो मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और अमीर लोग कंपाउंडिंग की इस पावर को भली भांति अच्छे से समझते हैं। इसलिए तो वो कई सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स में निवेश करके रखते हैं, है ना, कि अगर इनमें से कोई भी स्टार्टअप, यानी कि उन्होंने जितने स्टार्टअप्स में निवेश किए हैं उन्हीं में से कोई भी स्टार्टअप यदि आगे चलकर एक बड़ा बिजनेस बन जाती है, तो इनसे उनको होगा बहुत ही बड़ा सा प्रॉफिट, जो कि उनके पूरे पोर्टफोलियो को रिटर्न को काफ़ी आगे ले जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सन्नी को आगे के 3 स्टॉक्स में 0% का यानी कि नेगेटिव रिटर्न मिला है ना। फिर आगे के 2 स्टॉक्स में केवल 2% का रिटर्न मिला है ना। फिर स्टॉक 6, स्टॉक 7 और स्टॉक 8 में 18% का रिटर्न मिला है, और वहीं पे स्टॉक 9 और स्टॉक 10 में 26% और 30% का रिटर्न मिला है, जो कि 30 सालों में। अगर मैं इन सारे स्टॉक्स की 10 स्टॉक की टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालूं, तो आपके सामने है 40 करोड़, है ना। मतलब कि लगभग या आप इसको 41 करोड़ मान लीजिए, 41 करोड़ मान लीजिए, तो इतने इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है सन्नी की स्टॉक्स में। तो यहाँ पे स्टॉक्स जीत जा रही है ना, और म्यूचुअल फंड हार रही है ना। तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है
कि स्टॉक अच्छा है म्यूचुअल फंड बुरा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको किस में निवेश करना है ये बिल्कुल आप ही की मर्जी है, आप ही का चॉइस है, आप ही की रिसर्च होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म इतने रिटर्न मिल जाएंगे, इसकी मतलब चांसेस जस्ट आपके स्किल पे डिपेंड करती है। यानी कि आपने जिस बिजनेस में, आपने जिन स्टॉक में निवेश किया है ना, तो वो इतने % के रिटर्न देगी, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस स्टॉक ने, उस कंपनी ने अपने बिजनेस को कितना ग्रो किया है। तो इसलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, तो वो मतलब कि कम से कम 10-12 स्टॉक में तो निवेश करके रखते ही है ना। अगर मान लीजिए कि किसी 3-4-5 स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो बाकी के स्टॉक्स इतने अच्छे रिटर्न दे देते हैं कि आगे चलकर उनका पूरा पोर्टफोलियो बहुत ही हाईली पॉजिटिव रिटर्न से आगे बढ़ते रहता है। जैसा कि सन्नी के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 3 स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, है ना, फिर दूसरे 2 स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, है ना। तो स्टॉक 6 से लेकर स्टॉक 10 तक सन्नी के स्टॉक्स ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि जिसने सन्नी के टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो को बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। तो जस्ट आपको यही बात समझनी है जो कि मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोग समझ नहीं पाते हैं। आपको इसी बात को ध्यान में रखना है, लेकिन साथ ही में आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि स्टॉक में निवेश करके आपको इतना रिटर्न मिल ही जाएगा, इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं होती है। ये टोटल कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है और साथ में आपकी स्किल पर भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे रिसर्च करके, आपने कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करके उन स्टॉक्स में निवेश किया है। तब जाके आगे चलकर इस बात की चांसेस बढ़ जाती है कि अगर आपने अच्छे स्टॉक में निवेश किया है तो आगे चलकर वो स्टॉक आपको एक अच्छी खास रिटर्न देगी, जिससे कि जो आपकी वेल्थ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि स्टॉक अगर अच्छी निकलती है आगे चलकर, तो आपकी जो कैपिटल गेन है वो तो आपको मिलता ही है। यानी कि आपने जो निवेश किया है ना, तो उसकी तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती ही है ना, शेयर के दाम ज़्यादा बढ़ने से, है ना। हाँ, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन साथ में आपको डिविडेंड भी मिलने लगता है। यानी कि एक समय ऐसा जाता है कि आपको स्टॉक से इतना अच्छा खासा डिविडेंड मिल जा रहा है कि आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा होता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक में इन्वेस्ट करने से, लेकिन कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको मतलब नॉर्मली आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको पर ईयर 14 से 15% की रिटर्न मिल जाती है ना। अब ये फिक्स नहीं है, मतलब एवरेज, अगर मैं पास्ट की डेटा को देखकर बात करूं तो एवरेज 14 से 15% की रिटर्न आप म्यूचुअल फंड में पर ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी आशा आप म्यूचुअल फंड के साथ रख सकते हैं। हाँ, होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसी जो कि पर ईयर 20 से 21% का रिटर्न भी दे देती है, लेकिन ऐसी बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूं पास्ट की डेटा को देखकर, तो म्यूचुअल फंड से आप 14 से 15% तक ही रिटर्न आशा रखना, इतने रिटर्न की आप आशा रखना, ठीक है ना। और रही बात स्टॉक की, हाँ, तो स्टॉक की रिटर्न की कोई फिक्स गारंटी नहीं होती है। आपको 0% भी रिटर्न मिल सकता है, नेगेटिव में भी रिटर्न मिल सकता है ना, और बहुत ही कम रिटर्न मिल सकता है और बहुत ही हाई रिटर्न भी मिल सकता है। स्टॉक्स में तो कई बार 25%, 30%, 40% तक रिटर्न मिल जाता है और कई मामलों में तो ये रिटर्न 40 से 50% तक भी चल जाता है ना। तो स्टॉक में निवेश करने का ये फायदा है कि अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप गंवाएंगे केवल उतने ही पैसे जितने आपने निवेश किए हैं, है ना। जबकि अगर स्टॉक में प्रॉफिट कमाने की बारी आई तो इस प्रॉफिट के लिए कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश करके छोड़ दिया है, तो लॉन्ग टर्म में अगर उस कंपनी की स्टॉक ग्रो नहीं होती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस अच्छा से ग्रो नहीं करता है, तो आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब यानी कि आपने जितना निवेश किया स्टॉक में उतने ही पैसे आप लूज कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी की बिजनेस ग्रोथ हाई रहती है तो आप कितने पैसे कमा के जाओगे स्टॉक से, इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है और लॉस केवल उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक में, है ना। हाँ, तो स्टॉक में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट की कोई खास लिमिट, मतलब कोई वैसी लिमिट नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अंत में मैं यही बात कहूँगा कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, ये टोटली आप ही के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का समय है, यदि आपके पास स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करने का समय है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय की कमी है कि आप स्टॉक मार्केट को सीख सके, फिर आप स्टॉक में निवेश करेंगे, है ना। अगर आपके पास स्टॉक को अच्छे से रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी निवेश करने से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न मिल जाती है और आपका वेल्थ भी बनता है। या तो आप चाहे तो इन दोनों में, यानी कि स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड में भी, दोनों में भी निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसलिए किस में निवेश करना है, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, ये टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है।
और आप जब भी निवेश कीजिएगा हमेशा अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके खुद के दम पर, खुद के रिस्क पे निवेश कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड सही है या फिर स्टॉक सही है, इनमें से कौन सा सही है और दोनों में कौन जीतेगा। आपको इसका अच्छा सा ज्ञान हो चुका है ना। और म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर स्टॉक में निवेश करना है, ये टोटल आप ही का डिसीजन होगा, आप ही की रिसर्च होगी और आप ही की एनालिसिस होगी, और आप अपने रिस्क में ही इन दोनों में निवेश कर सकते हैं या फिर इन दोनों में से किसी एक में निवेश कर सकते हैं। किसमें निवेश करना है ये टोटली आप ही का चॉइस होना चाहिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट्स बिल्कुल खुलकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अपना ओपिनियन भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।